जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, नंबर्स ऑफ टर्म क्या होते हैं, और उसी से हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं थोड़ा और जानते हैं कि उसका क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे बिहार बोर्ड और सीबीएसई के एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। आइए। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक फार्मूला दिया था जिसके आधार पर मैंने कहा था कि आपका लगभग अधिक से अधिक 90% क्वेश्चन एपी का सॉल्व हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार फिर से इस फार्मूला के बारे में विशेष देख लेते हैं कि क्या होता है, रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमको आगे के क्वेश्चंस बनाने में किसी तरह की समस्या न हो। चलिए आइए। Tn इक्वल टू मैंने आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बताया था, वेयर जहाँ पे Tn मैंने आपको लास्ट टर्म बताया था, ये मैंने आपको फर्स्ट टर्म बताया था, n मैंने आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताया था, और d मैंने आपको कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को हम a से इंडिकेट करने के लिए बताया था आपको, सॉरी लास्ट टर्म को मैंने आपको Tn से इंडिकेट करने के लिए बताया था, फर्स्ट टर्म को a से इंडिकेट करने बताया था, और n नंबर ऑफ टर्म को n से, और कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर, इसे हम लोग d से डिनोट करेंगे। तो मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, इस फार्मूला के आधार पे एक दो प्रश्न बताया गया था जिसके आधार पे मैंने बोला था इस फार्मूला के आधार पे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर का हल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाई Tn एंड फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाई a, numbers of term is denoted by n and common difference is denoted by d। तो आपको सबसे पहले इस फार्मूला के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, हर एक इंडिकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा इंडिकेशन किस चीज़ को इंडिकेट करता है। उम्मीद करते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने बहुत बार अलग अलग एग्जाम्पल की सहायता से इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया। इस बार भी मैंने इस प्रश्न को हल करवाने से पहले आपको कुछ बताया है कि कौन सा इंडिकेशन किस चीज़ को इंडिकेट करता है, कौन सा सिंबल किस चीज़ को इंडिकेट करता है, और आगे की हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन की सहायता से आपको समझाया जाता है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी हुज ए एंड डी, इट मीन्स फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन। कहने का मतलब कि आपको 4 टर्म्स निकालने हैं, पहला टर्म्स दिया गया है और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, और आपको 4 टर्म्स निकालना है। तो पहला टर्म को तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि या तो T1 से दिखाएंगे या A से दिखाएंगे, दूसरा टर्म्स को दिखाएंगे T2 से, तीसरा टर्म्स को दिखाएंगे T3 से, और चौथे टर्म्स को दिखाएंगे T4 से, और एट लास्ट 5वें टर्म्स को दिखाएंगे T5 से। आप देखते होंगे कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये n का वैल्यू T1 तो आपको ऑलरेडी दिया गया है 10, तो आपको दूसरा पद अगर सेकेंड टर्म्स निकालने की बात की जा रही है तो आप पाएंगे कि जब n का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, अगर 3 रखते हैं तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो जैसे जैसे हम मान लीजिए 2 रखे तो घटा के 1 आया, 3 रखे तो घटा के 2 आया, 4 रखे तो घटा के 3 आया, मतलब जितना नंबर का टर्म्स है उससे एक घटा के आता है। जैसे आप देखिए समझिएगा, अगर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, n का वैल्यू आपको कितना पुट करना होगा, 2 पुट करना होगा। तो a का वैल्यू दिया है 10 रख दिए, n का वैल्यू कितना दिया गया है, n का वैल्यू है 2 माइनस 1, और d का वैल्यू आपको दिया गया है 10। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे
तो 10 होगा, और 10 2 में से 1 माइनस करने पर 1 होगा, और इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इक्वल टू हो गया 20, यानी T2 का यानी दूसरा टर्म्स का पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स, चौथा टर्म्स और पांचवा टर्म्स। पहला टर्म्स हमको दिया गया था, दूसरा टर्म्स हम जिस फॉर्मूला से हमने ज्ञात किया तो मेरा वैल्यू आ गया 20। तो हमने क्या किया कि जितना नंबर का टर्म्स था उससे एक घटा के इसका वैल्यू रखा गया। मान लीजिए n का वैल्यू था 2 तो एक घटाने पर आ गया 1। अगर उसी तरह से हम आपको कहें तो इसका तीसरा टर्म्स निकालने का क्या होगा, तो तीसरा टर्म्स होगा a, और n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 में से 1 जब घटाएंगे तो आएगा 2, और 2 को d से गुना करेंगे तो 2d होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब हमको इसका निकालना होगा तो a का वैल्यू हो गया 10 और 2 इंटू d का वैल्यू होता है 10, यानी कि 10 और प्लस 20, और इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा ऐड करने पर 30। तो यहाँ आ गया 30। तो आप पा रहे होंगे कि हर बार इंक्रीजमेंट कितने का हो रहा है, 10 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो इस बार भी कितने का इंक्रीजमेंट होगा, 10 का, यानी 30 + 10 इक्वल टू 40। अगला टर्म्स भी फिर 10 का इंक्रीजमेंट होगा और ये हो जाएगा 50। आप देख रहे होंगे कि हर बार इंक्रीजमेंट कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है। तो इसलिए ये टर्म्स जो दिए गए हैं ये हम पूरी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये जो 1 2 3 एंड 4 5 टर्म्स जो दिए गए हैं दीज आर इन AP, ये सभी क्या चीज़ में है, AP में है। मतलब हुआ कि जितना नंबर का टर्म्स निकालना हमें होगा उसके एक से हम घटा के रख देंगे उसका वैल्यू, तो हमको बहुत आसानी से निकल जाएगा। चलिए हम आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए a इक्वल टू 7 दे दिया गया हो, d इक्वल टू भी 7 दिया गया हो, और आपको कहा जाए कि T2 का वैल्यू निकालिए, T3 का वैल्यू निकालिए, T4 का वैल्यू और T5 का। तो हमको क्या करना है, अगर T2 निकालना है तो a + 1d पे बैठाना है, क्योंकि n का वैल्यू होता है 2, और 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 1d आएगा। T3 का अगर वैल्यू निकालने बोले तो a + 2d, जितना नंबर्स का बोलेगा उससे एक घटा के और d के साथ रखेंगे। T4 का वैल्यू अगर बोलता है तो a + 3d, और T5 का वैल्यू अगर बोलता है तो a + 4d। अब जब आप रखेंगे तो a का वैल्यू रखेंगे आप 7, और 1 और d का वैल्यू आप कितना रखेंगे, 7 और 7 1 जा 7, जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो आएगा 14। फिर जब a का वैल्यू आप रखिएगा फर्स्ट टर्म का 7, 2 इंटू d का भी वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पे 7, तो 7 2 जा कितना होगा 14, और जब इसको ऐड कीजिएगा तो 21। फिर उसके बाद a का वैल्यू आप रखिएगा 7, और 3 और इंटू d का वैल्यू रखिएगा 7, तो 7 3 जा 21, इट मीन्स 28। फिर अगर आप चेक करते हैं तो a का वैल्यू आप रखते हैं 7, और 4 इंटू d का वैल्यू आप रखते हैं 7, तो 7 और 7 4 जा 28, इट मीन्स 35। आप इन सभी टर्म्स में देख रहे होंगे कि 14 21 28 35। तो आप खुद से ही देख रहे होंगे कि सब टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरा डिफरेंस आ रहा है 7 का। तो मैंने आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का यह प्रयास किया कि जितने नंबर का टर्म्स अगर बोलता है तो उससे एक घटा के n का वैल्यू रखने का d के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और बहुत आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 25th नंबर का टर्म्स निकालने को कहा जाता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपको 25th नंबर का टर्म्स निकालने के लिए कहा जाता है, तो आपको क्या करना होता है, a लिखते हैं और a के साथ कितना 25 में से 1 घटा के। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू है 25, और 25 में से जब आप 1 घटाते हैं तो आपका आता है 24, a और 24। a का वैल्यू मान लीजिए 7 है, और 24 और 7 जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 को तो 168 और प्लस 7 इक्वल टू आ जाएगा 175। अगर मान लीजिए इसी तरह से आपको 31 नंबर का टर्म्स निकालने होता है तो क्या करते हैं, हम 31 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और आ जाता 31 नंबर्स का अगर टर्म निकालने के लिए हमें कहता तो हम क्या करते हैं, a + 30d, एक घटा के आप करते हैं तो आपको इसका वैल्यू बहुत इजी निकल जाता।
तो जब भी कभी आपको 25 नंबर, 27 नंबर या 500 नंबर्स या 570 नंबर्स का टर्म्स, जितने भी नंबर्स का टर्म्स दिया गया, इनका जितना भी वैल्यू होगा उससे आपको एक घटा के आसानी से बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या था कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी हुज ए एंड डी, इट मीन्स फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन। कहने का मतलब एपी के किन्हीं 4 पदों को ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 7 और सार्व अंतर 7 दिया गया है और 4 पद आपको निकालने को कहा गया है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को तो T1 से इंडिकेट करने के लिए बताया था, सेकंड टर्म को T2 से, थर्ड टर्म को T3 से, फोर्थ टर्म को T4 से और फिफ्थ टर्म को T5 से। तो जितना नंबर का टर्म होता था उससे एक सब्ट्रैक्ट करके, जैसे दूसरा का था तो 1D, तीसरा का था तो 2D, चौथा का था तो 3D और पांचवा का है तो 4D। अब इससे इसका वैल्यू पुट करके बहुत आसानी पूर्वक आप निकाल सकते हैं। ना कि NCERT, ना कि ये RS अग्रवाल, ना कि ये KC सिन्हा, तथा किसी भी तरह के बुक्स में अगर इस तरह के क्वेश्चन दिया जाता है तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत आसानी से उस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मेरा आप लोग से विशेष निवेदन रहेगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप लिंक पे जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके आप पहले एपी का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए। जब आप फुल कॉन्सेप्ट वीडियो देखेंगे तो आपको इस सेकंड वीडियो के आधार पर समझने में बहुत आसानी होगी और उम्मीद करेंगे कि आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको किसी तरह का समस्या होता है, समस्या के दौरान आप हमें बता सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, तो हम अपने प्रयास करेंगे कि आपसे अधिक आपकी समस्याओं को दूर किया जाए। आप लोग का पिछले वीडियो में जो रिस्पांस आया उससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और उम्मीद करता हूं कि आगे के समय भी आप हमें इसी तरह से अपना सहयोग देंगे और अधिक से अधिक बच्चे हमारे चैनल से जुड़ेंगे। और जुड़ने पर निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, ताकि आपको एक बुक के आधार पे आप नहीं चले, किसी भी ढंग का किसी भी तरह से क्वेश्चन अगर दिया जाता है तो बहुत आसानी पूर्वक आप उसको सॉल्व कर सकें। मेरा बार बार यही कहना है कि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका ठीक होगा तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आपको कुछ आज मैं चाहूँगा कि थोड़ा मैथ का सिलेबस के बारे में बताया जाए, किस तरह से तैयारी किया जाए, फिर हम आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब सबसे पहला बात है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कई बार आप ऐसे भी देखते होंगे कि बहुत स्टूडेंट्स जो बहुत लंबे समय तक मेहनत करते हैं, अपने आप बहुत टाइम देते हैं 24 घंटा का समय, फिर भी उनका मार्क्स सही ढंग से नहीं उतर पाता है, नहीं नंबर मार्क्स आ पाता है। इससे क्या कारण है? कारण यही है कि अगर कहीं जाना है तो हमको जाना है तो सही डायरेक्शन में जाना है। अगर हमको अपना डेस्टिनेशन मंजिल पे पहुंचना है तो सही डायरेक्शन में जाना है, सही रास्ते पे चलना है, तब जाके हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे। वही बात होता है हमारी पढ़ाई में भी। हम पढ़ रहे हैं लेकिन सही तरीके से अगर हमारा पढ़ाई नहीं हो रहा है, सही स्ट्रेटजी से हमारा पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो फिर हमें फ्यूचर में बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बात चलिए समझते हैं। चलिए तो बच्चों पहले हम लोग समझते हैं कि किस तरह से वो स्ट्रेटजी होगी जिसके तहत हम अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सकें, प्राप्त कर सकें। चलिए तो देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपके मैथ के सिलेबस में 100 मार्क्स का मैथ है। 100 मार्क्स के मैथ में मैथ आपका 100 मार्क्स का है। फुल मार्क्स अगर 100 है तो उसमें क्वेश्चंस 2 पार्ट्स में आते हैं। उसमें क्वेश्चंस 2 पार्ट में आते हैं। किस तरह से आते हैं? पहला हो गया आपको ऑब्जेक्टिव, दूसरा हो गया सब्जेक्टिव। तो जितना महत्व सब्जेक्टिव का है उतना ही महत्व इस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव का है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे तो ध्यान देते हैं, हार्ड क्वेश्चन समझ के या क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर समझ के उस पर तो मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव पे विशेष ध्यान नहीं दे पाते। हमें वैसा नहीं करना है। हमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन पे समान रूप से चलना है, क्योंकि जितना वेटेज ऑब्जेक्टिव का है उतना ही वेटेज सब्जेक्टिव का है। और आपको मैथ में 90+ नंबर्स
या 95 मार्क्स का लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में अगर आप किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो मैथ पे आपका विशेष फोकस किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का है, साथ में सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का है। ऑब्जेक्टिव में नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की बात मैं कर रहा हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। तो 100 अगर मान लीजिए, जैसे कि आपको ये बता दूं कि अगर मान लीजिए मैं ऑब्जेक्टिव पे अगर ध्यान देता हूं तो सब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना है। अगर मान लीजिए जिस चैप्टर का क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स का कोई ऐसा चैप्टर है तो जिसमें से 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने वाला है और 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव आने वाला है, और इस ऑब्जेक्टिव में भी 3 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन रहेगा, या तो सिर्फ फार्मूला होगा या सिर्फ फार्मूला पे पुट करने वाला होगा, और बाकी 2 मार्क्स का थोड़ा आपको कलम चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी 5 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, या हो सकता है एक ही क्वेश्चन 5 मार्क्स का दे दिया जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य आप लोग से बस यही है कि जितना हमें ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है उतना हमें सब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हमारा कैसे क्लियर होगा, जब हम अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्योंकि अगर 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है तो 50 मार्क्स में से 25 मार्क्स जो होंगे वो सिर्फ फार्मूला बेस्ड होंगे या फार्मूला होंगे। तो आपको करना है कि हर चैप्टर का जितना वेटेज सब्जेक्टिव का है उतना ही वेटेज ऑब्जेक्टिव का है। इसलिए सब्जेक्टिव के साथ साथ हमें ऑब्जेक्टिव पर भी विशेष ध्यान देना होगा। अगर एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एपी से हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का भी बनाना है, अधिक से अधिक क्वेश्चन सब्जेक्टिव का भी बनाना है। चलिए बच्चों, तो एक प्रश्न समझते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। a = 7, d = 3, n = 8, tn = क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब हुआ कि इस प्रश्न में क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म यानी पहला पद दिया गया है, d यानी कि कॉमन डिफरेंस दिया गया है, n यानी कि नंबर्स ऑफ टर्म्स दिए गए हैं, और आपको कह रहा है कि 8वें नंबर का जो टर्म्स होगा उसका वैल्यू कितना होगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके जो 8 नंबर का टर्म आएगा उस 8 नंबर्स के टर्म्स का वैल्यू कितना होगा, जबकि पहले नंबर का टर्म्स दे दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा कि एक फार्मूला जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, Tn = a + n - 1 = n × d। चलिए इसमें इसका वैल्यू पुट करते हैं। a का वैल्यू 7, n का वैल्यू जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इस क्वेश्चन में दिया गया है 8 - 1 × d। तो 7, 8 में से 1 जब घटाते हैं तो बचता है 7, और d का वैल्यू आपको कितना दिया गया था 3, यानी कि 7 7 3 = 21 = आ गया 28, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और 8वां नंबर का यानी कि T8 का जो वैल्यू होगा वो हमारा वैल्यू होगा 28। चलिए आपको हम अब बताते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए तो ऑब्जेक्टिव में आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमने पहले ही आपको बताया कि जितने नंबर का टर्म्स बोलेगा निकालने के लिए, जितने नंबर का टर्म्स बोलेगा n के स्थान पे उतना रखेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, जितने नंबर का टर्म्स बोलेगा n के स्थान पे उसी का वैल्यू रखा जाएगा। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में 8वें नंबर का टर्म्स दिया गया था तो 8वें तो n का वैल्यू मैंने 8 रखा, यानी कि 8 - 1 = 7। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, T8 अगर आपको निकालना है, T8 का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट लिखेंगे T8 = a 8 में से 1 घटा के कितना d 7d। अगर मान लीजिए आपको 24वें नंबर का निकालना होता तो a और 24 में से कितना घटाते 1। क्यों 1 घटाते, क्योंकि फॉर्मूला में तो 1 है, और n का वैल्यू कितना है 24, तो a और प्लस में 23d। अगर मान लीजिए t आपको 49वें नंबर का वैल्यू निकालना होता तो हम क्या करते, a और 49 में से 1 घटाकर कितना होता 48d। उम्मीद करता हूं कि आपको जो बताया जा रहा है वो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जितने नंबर का टर्म्स बोलेगा हमको उससे एक वैल्यू कम लेके चलना है। जैसे कि इसमें 8वें नंबर का टर्म्स कहा गया, हम इतना आपको समझाने का उद्देश्य था जिसके वजह से मैंने आपको इस फॉर्मूला पे पुट करके बताया। देखते हैं T8 अगर निकालना है तो T8 का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो मैंने बताया कि T8 = a + 7d, तो a
एक घटा के होता है तो 7 और डी का ए का वैल्यू सॉरी ए का वैल्यू दिया गया है 7 और डी का वैल्यू दिया गया है 20। 7 और 7 3 जा 21 इक्वल टू 28। बात उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है कि T25 का वैल्यू निकालिए तो आपको क्या करना था, तो ये तो लिखना ही था और साथ में 25 में से एक घटा, क्योंकि n का वैल्यू 25 था, 25 में से एक घटाएंगे तो 24D। ए का वैल्यू हो गया 7 और 24 इंटू डी का वैल्यू आता है आपको कितना 3, तो 7 24 इंटू 3 इक्वल टू 72 यानी कि 79। आप चाहे तो कितने नंबर्स का भी टर्म्स जितना दिया रहेगा n का वैल्यू उससे एक सब्ट्रैक्ट करके आप बहुत इजीली पूर्वक आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको a का वैल्यू दे दिया गया है, n का वैल्यू 10 दे दिया गया है, tn का वैल्यू 0 दे दिया गया है और जबकि d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बस इसी फॉर्मूला पे हमें पुट करना है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जैसा कि आपको मैंने फॉर्मूला बताया है। tn का जैसे जैसे दिया गया है उस आधार पे हम लोग इसका वैल्यू पुट करते जाएंगे। tn इक्वल टू दे दिया गया है 0, a इक्वल टू दे दिया गया है -18 प्लस n का वैल्यू आपको दे दिया गया है 10 और फॉर्मूला में -1 है तो -1 दे देंगे और d का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो d के स्थान पे हम d को ही छोड़ देंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए माइनस में इधर 18 है तो हम इधर लेके आते हैं तो ये प्लस में हो जाता है, इधर सिर्फ बच जाता है 10 में से जब 1 लेस करते हैं तो आ जाता है 9 इंटू डी हो जाता है और d का वैल्यू जब निकालना होता है तो 18 इधर भागा में गुना में जो होगा वो इधर भागा में आ जाएगा। जब निकालते हैं तो 9 2 जा 18 यानी कि क्या आ गया आपको d इक्वल टू आ गया 2। तो आप देख रहे होंगे इस प्रश्न में कि हमें 3 चीज़ दे दी गई थी और एक चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट करना था। इस तरह से अगर इन चारों चीज़ों में से आपको समझना होगा कि किन 3 चीज़ों को दिया गया है और जो नहीं दिया गया है उसे हमें बहुत आसानी से निकालना होगा। कई बार इस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी दे दिए जाते हैं, कई बार इस तरह का प्रश्न 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के सब्जेक्टिव में भी दे दिए जाते हैं। तो आप अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको 2 मार्क्स हो या 3 मार्क्स हो, आप हर ढंग के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए तो इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न से और अधिक से अधिक एपी के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और अगर क्वेश्चन पे नहीं आए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन पे आने से कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ते तो हैं लेकिन कई तरह की समस्याएँ होती है और जब हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं तो कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनाने से हमें उन सभी समस्याओं का हल हो जाता है। देखिए इस प्रश्न में आपको देख रहे होंगे कि 1 2 एंड 3, इसका मतलब ये ऑलरेडी एपी में है और एपी में होने के बाद इसमें फर्स्ट टर्म दिया गया है, सेकेंड टर्म्स के आधार बॉक्स बनाया है और थर्ड टर्म्स दिया गया है। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते थे यानी पहला पद आपको दे दिया गया है 2 और ये 1 2 3 ये कितना नंबर का पद है, तो तीसरे नंबर का पद है। T3 यानी थर्ड टर्म तीसरे नंबर का टर्म दे दिया गया है 26। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जितने नंबर का टर्म्स होगा, मान लीजिए यहाँ पे तीसरे नंबर का टर्म्स है तो n-1 होता था, तो n का वैल्यू होता था 3 यानी कि 3 में से 1 घटा के तो कितना आ जाएगा a प्लस 2d। अगर 4 रहता तो a प्लस 3d, अगर 10 रहता तो a प्लस 9d। ये a प्लस 3d था तो a प्लस 2d हुआ, 3 में से 1 घटा कर और इसी का वैल्यू कितना दिया गया है 26। अब जब देखेंगे इसको हम लोग इक्वेशन समझेंगे और a का वैल्यू जब हम इक्वेशन जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें d का वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगा। a का वैल्यू कितना दिया गया है 2 इंटू डी इक्वल टू 26। तो आप देखेंगे कि 2d इक्वल टू बताए हैं आपको कि अल्जेब्रिक टर्म को एक साथ रखा जाता है जबकि डिजिट्स वाले को नंबर वाले को एक साथ रखा जाता है। तो क्या होगा कि जो इधर प्लस में है 26 ऐसे लिखा जाएगा, जो इधर प्लस में है वो कितना चल जाएगा माइनस में। 2d इक्वल टू 26 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 24 आता है, तो d का वैल्यू 2 यानी कि 12, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 12। d का वैल्यू आया 12 और आपको निकालना d का वैल्यू आया
12 और आपको निकालने के लिए कैमा नंबर का पद कहा जा रहा है, दूसरा नंबर का पद कहा जा रहा है। तो दूसरा नंबर का पद कैसे निकलेगा, तो a + 1d, a + 1d, t2 निकालना है, देख लीजिए। तो a प्लस 2 में से 1 घटा के तो कैसे आएगा बाबू 1d। तो a का वैल्यू कितना, जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया था 2, 1 और इंटू d का वैल्यू कितना दिया गया था 12, यानी कि 12 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये आपका आ जाएगा 12 + 2 = 14। देन यू कैन फाइंड दैट द सेकेंड टर्म्स ऑफ AP इज 14। अब आप चेक कर सकते हैं क्या ये जो 3 नंबर दिए गए हैं, नंबर्स का सीरीज दिया गया है, क्या AP में है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। तो मैंने बताया है कि पीछे वाले टर्म्स को आगे वाले टर्म्स से अगर हम घटाते हैं, हर बार यही प्रक्रिया करते हैं, अगर हर बार एक समान आता है, डिफरेंस यानी सार्वंतर एक समान आता है, तो हम कहते हैं कि वो टर्म AP में है। चलिए हम चेक करते हैं कि AP में है कि नहीं है। जैसे कि 14 में से जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 2 आता है, सॉरी 12 आता है। और जब 26 में से भी 14 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारा वैल्यू 12 आता है। इट मीन्स जब दो नंबर्स के बीच T2 - T1 = 12 आता है और T3 - T2 भी करते हैं तो भी 12 आता है, हम पाते हैं कि दोनों रूप में हमारा डिफरेंस इक्वल आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये टर्म AP में है। मैं आपको बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अलग अलग प्रश्नों से, ताकि आप हर तरह के कॉन्सेप्ट को TN क्या होता है, A क्या होता है, N क्या होता है, 1 क्या होता है, D क्या होता है, आप समझिए कि ये जितने भी प्रश्न बताए गए हैं ये सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और सब्जेक्टिव में आ सकते हैं। मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का ये सोच के पढ़ना है कि हमारे मैथ का सिर्फ उतना ही मार्क्स का है और हमें उसमें पूरे मार्क्स गेन करना है, मतलब प्राप्त करना है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। CBSE या बिहार बोर्ड या हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम की जो भी बच्चे किसी बोर्ड के, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझिएगा। चलिए देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, मतलब 2 से पूरी तरह से डिवाइडेड हो जाएगी, डिविजिबल होगी। इसका मतलब हुआ कि वो नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यानी शेष के स्थान पे 0 आएगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कहीं इस क्वेश्चन में सीरीज नहीं दिया गया है, AP का कोई सीरीज नहीं दिया गया है, बस यही कहा गया है डिविजिबल बाय 2 यानी 2 से विभाजित। तो आपको समझना होगा जब हम काउंटिंग लिखते हैं, बचपन में आपने काउंटिंग लिखा होगा, पढ़ा होगा, जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो हमारा 2 डिजिट का जो सबसे पहला नंबर आता है वो आता है 10। 2 डिजिट का जो सबसे पहला नंबर आता है 10, क्योंकि 1 से स्टार्ट करते हुए बहुत अच्छा से इस क्वेश्चन को समझना है। अगर एक को क्वेश्चन आप समझिएगा तो इस टाइप का कहीं भी अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक फर्स्ट डिजिट यानी एक ही डिजिट का नंबर होता है। जैसे ही हम 9 से ऊपर जाते हैं तो 2 डिजिट का 10 आ जाता है, यानी कि सबसे पहला ऐसा नंबर जो होगा जो 2 से डिविजिबल होगा वो नंबर कौन सा होगा 10।
अब उसके बाद हम 2 डिजिट का जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, यानी कि सबसे बड़ा नंबर होगा, वो 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, आप सोचिए 99। 99 के बाद तो आता है 100 जो कि 3 डिजिट का नंबर होगा। तो हमें तो 3 डिजिट का क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रहा है, हमें कह रहा है कितना डिजिट का, 2 डिजिट का, मतलब 2 अंकों की। तो 2 अंकों का जो सबसे छोटा संख्या होता है वो होता है आपका 10, और 2 अंकों का जो सबसे बड़ी संख्या होता है वो होता है 99। 99 से पहले आने वाला है 98, उससे पहले आने वाला है 97। तो आपको देखना होगा कि क्या 2 डिजिट का जो 99 जो नंबर दिया गया है वो 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए, जब हम इसको भाग देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड जब किया जाता है तो 99 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, 1 2 9, 2 9 जा 18। इसका मतलब हो गया कि रिमाइंडर के प्लेस पे 1 बच गया। तो रिमाइंडर के प्लेस पे जो 1 बचा, रिमाइंडर के प्लेस में जब अगर 1 बच जाता है तो इसका मतलब कि ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि 99 से पहले कौन सा नंबर ऐसा है, 99 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा। अब देखेंगे तो 99 से पहले जो नंबर 2 से डिवाइड होने वाला होता है वो कौन सा है, 98। और उससे पहले अगर 2 से डिविजिबल नंबर का बात करें, यानी कि लास्ट में आता है हमारा 98, और उससे पहले आता है हमारा 96, और यहाँ से बढ़ते हैं तो 12, क्योंकि 2 से डिविजिबल बोल रहा है। 12 के बाद आता है 14। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेरा सीरीज नहीं दिया हुआ था, हम क्या कर लिए, उसका सीरीज निकाल लिए। कैसे निकाल लिए, बोल रहा था क्वेश्चन में कि 2 से डिविजिबल, 2 डिजिट का, हम 1 डिजिट का नहीं कहा गया है, 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है 10 से और इंड होता है 99 पे। तो 99 पे तो इंड होता है, ठीक बात है, लेकिन 99 तो वो नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता है, इसलिए वो एपी में नहीं आएगा। उससे पहले जब हम ध्यान लेके जाते हैं तो 98 आता है। तो 98 आता है 2 से डिविजिबल नंबर, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म दे दिया गया है 10, और यानी कि पहला पद दे दिया गया है 10, और कॉमन डिफरेंस यानी कि सार। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला 2 डिजिट का नंबर है 10 और सबसे लास्ट का 2 डिजिट का नंबर है 98। इसका मतलब हो गया कि पहला टर्म आपको दे दिया गया है 10 और सबसे लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद जो दे दिया गया है वो दे दिया गया है 98। अब हमको सोचना होगा कि डी का वैल्यू कैसे होगा। तो जिस नंबर से डिविजिबल बोलेगा, अगर मान लीजिए 2 से डिविजिबल बोलता है तो 2 ही हो जाएगा कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर। 5 से डिविजिबल बोलता है तो 5 ही हो जाएगा कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन पे ही आधारित है। ये मैं 2 क्वेश्चन आपको इसलिए लिया हूँ ताकि आपको पिछले क्वेश्चन बताने से और दूसरे क्वेश्चन बताने पे पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले प्रश्न क्या कर रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 25। 4 के ऐसे कितने गुणज है जो 10 और 250 के बीच आते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स मतलब 4 के गुणज की बात कर रहे हैं। अब मल्टीपल्स आपको पता ही होगा, मल्टीपल्स किसको बोलते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे कि मान लीजिए 2 का मल्टीपल्स आपको लिखने के लिए बोले, 2 4 फिर 6 फिर 8। मल्टीपल्स मतलब जब उसको हम उसी से मल्टीप्लाई करते गए तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स हमें ऑब्टेन प्राप्त होता है तो उसे हम मल्टीपल यानी गुणज कहते हैं। तो 4 के ऐसे कितने गुणज है जो 100 और 250 के बीच आते हैं, 10 और 250 के बीच आते हैं। तो आपको फिर से देखना होगा कि क्या 10 जो है 4 का गुणज है, मतलब 4 के टेबल में क्या 10 आता है। तो आप पाएंगे कि 4 के टेबल में 10 नहीं आता है। तो 11 आता है, 11 आता है, 11 भी नहीं आता है। जो सबसे पहला डिजिट आता है 4 के मल्टीपल्स है वो 2 डिजिट है, वो है 12। और यहाँ से आप अब जब देखेंगे तो 250 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो आप क्या पाएंगे कि 249 भी नहीं है। उससे कम क्या है 248। इट मीन्स जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला मल्टीपल्स जो होता है वो होता है 12 और सबसे लास्ट मल्टीपल जो होता है वो होता है 248। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि 10, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है
कि 10 और 250 के बीच इस तरह से 12, 16, 20 इस तरह से बढ़ते 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 आपको कितने ऐसे मल्टीपल्स हैं 4 के जो 10 और 250 के बीच में आते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितने का जो नंबर दिया रहेगा या मल्टीपल यानी गुणज के रूप में या डिविजिबिलिटी यानी विभाजिता के रूप में, वही हो जाएगा उसका कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले आते हैं a = 12। डी मैंने बताया कि जो नंबर दिया गया है जितने से डिविजिबल या जितने से मल्टीपल, जितने से मल्टीपल वही उसका कॉमन डिफरेंस होगा है। तो 4 का मल्टीपल बोल रहा है इसलिए 4 हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। हमने यहाँ 10 को फर्स्ट टर्म में क्यों नहीं लिया? 10 को फर्स्ट टर्म में इसलिए नहीं लिया, 10 और 250 के बीच में तो कहा गया है, लेकिन 4 का डिविजिबल कहा गया है, 4 का मल्टीपल किया गया है, जबकि 10 4 का मल्टीपल नहीं होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ए दिया गया है 12, डी दिया गया है 4 और टीएन यहाँ 250 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 250 जो है 4 का मल्टीपल नहीं होता क्या है 248, इसलिए 248। और कितने टर्म्स होंगे यानी कि नंबर्स ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या आपको निकालनी है। चलिए तो इधर यहाँ हल करते हैं। तो Tn = a + n-1 × d। तो चलिए सॉल्व करते हैं। Tn का वैल्यू है 248, a का वैल्यू है 12 और n तो हमको फाइंड आउट करना है, तो n के स्थान पे वैसे ही छोड़ेंगे। -1 × d, तो 248 और 12 और प्लस d का वैल्यू होता है 4। तो आप जब 4 को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4। यहाँ पे 240 आता है और 12 में जब 4 घटाते हैं तो 8 और प्लस में 4n, तो 248 इधर प्लस में 8 है, तो यहाँ जाने पर ये माइनस में होगा। अलजेब्रिक टर्म को एक साथ रखा जाएगा और जो नंबर्स होंगे उनको एक साथ रखे जाएंगे। तो आप पाएंगे कि 4n, अब जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 240 और = 4n। अब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60, यानी n का वैल्यू आपका आ गया, कितना आ गया 60। तो आपको पता चल गया होगा कि जब हम 10 और 250 के बीच में मल्टीपल्स 4 का खोजेंगे तो खोजने के लिए हमको कितना आ जाता है 60 आ जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 10 और 250 में आपको ये पहचानना था कि सबसे पहला जो होगा मल्टीपल्स 4 का होगा वो होगा 12 और सबसे लास्ट 250 के बीच में होगा 248, यानी ए दिया गया है 12, Tn दिया गया है 248 और d दिया गया है कॉमन डिफरेंस 16 में से जब 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आता है 4। इस तरह से नंबर ऑफ टर्म इस फॉर्मूला पे पुट करके हमने पुट किया और पुट करके n का वैल्यू निकाला। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। हर क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ इस फॉर्मूला का दिमाग में होना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये नहीं होना चाहिए कि सर पढ़ा रहे हैं बच्चों को आ रहा है नींद, अगर नींद आएगा तो कहा ही गया है कि चैन से सोना है तो जाग जाइए, कहा ही गया है कि चैन से सोना है तो जाग जाइए। कहने का मतलब हुआ कि जब भविष्य में आपको अच्छे तरीके से अपना जीवन में चैन की ज़िंदगी जीना है तो अभी आपको जाग के रहना होगा। कहने का मतलब आपको पढ़ाई के प्रति जागरूक होना होगा, और जब तक आप जागिएगा नहीं तो फिर भागने का सिचुएशन आ जाएगा, और अब बाकी तो आप समझदार ही हैं। चलिए तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा। और ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर वर्ष लगभग किसी न किसी सेटिंग में पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ इक्वेशन के माध्यम से इस समस्या को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन में दिया गया है T11 = 38। इसका मतलब हुआ कि एपी में कुछ टर्म्स है और उसका 11वां नंबर का पद जो है वो है 38, यानी कि 38 है। 11वें नंबर का पद है 38, यानी कि T11 = 38 और उसका 16वां नंबर का पद, यानी कि वही एपी के सीरीज में 16 नंबर के पद में आता है 73। और आपको ये बताना है कि उसके 31वें नंबर में, उस सीरीज के 31वें नंबर में, यानी कि n का वैल्यू 31, 31वें नंबर में कितना आएगा। फिर से मैं समझाना चाहूँगा, 11वां नंबर यानी 11th टर्म दिया गया है 38, 11वां नंबर का पद,
16 यानी 16 नंबर का पद यानी कि दिया गया 73 और 31वें नंबर का 31वां नंबर का पद आपको निकालने के लिए मैं बता है a प्लस ये 31 में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं a प्लस 30d, यही होगा इसका आंसर। लेकिन आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले a का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, फिर उसके बाद d का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए हमें इसका और इसका सहायता लेना पड़ेगा यानी कि 11 टर्म का। तो मैंने आपको बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। बिना इक्वेशन के हेल्प लिए हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए तो देखते हैं। n-1 यानी n के वैल्यू आप रखेंगे जब 11, तो 11 में से 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 10d = 38। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 10 कैसे किया गया। ऐसे किया गया कि n का वैल्यू जब हम 11 रखेंगे तो 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आएगा। जब भी इस तरह का रहता है, अगर 12 रहता तो 1 घटाते तो 11 करते, अगर 25 रहता तो 1 घटा के इसको 24 करते। a + 10d = 38 इक्वेशन फर्स्ट। अब आप आते हैं इक्वेशन सेकेंड, हमको लाना है। कैसे लाएंगे, तो t16 = दिया गया है, t16 = दिया गया है 73। तो जैसा कि मैंने बताया जितने नंबर का टर्म्स दिया रहेगा उससे एक कम करके, यानी कि ये a और a तो लिखाएगा ही, और इसके साथ जब 16वां दिया है तो 16वां यानी कि 15d = 73। ये हमें प्राप्त हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। t11 यानी a + 10d 1 घटा के 38, t16 यानी a + 15d घटा के 73। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या होगा, करना होगा कि इक्वेशन फर्स्ट इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से घटाएंगे तब हमें इजीली या तो a का वैल्यू या तो d का वैल्यू आ जाएगा। अब इसको हम लोग घटाएंगे कैसे, लेफ्ट साइड वाले टर्म्स को लेफ्ट के साथ लिखेंगे और राइट साइड वाले टर्म्स को राइट के साइड लिखेंगे। जैसे कि इसमें लेफ्ट टर्म वाला, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लेफ्ट साइड वाले टर्म को लेफ्ट के साइड लिखेंगे, बराबर के लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट के साइड लिखेंगे और राइट वाले को राइट के साइड लिखेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड का टर्म है इक्वेशन फर्स्ट में a + 10d है, और लेफ्ट साइड का टर्म जो है वो माइनस होगा क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग मैंने पहले ही कहा है। तो लेफ्ट साइड का टर्म जो है a + 15d है। अब देखिए, और इक्वल का साइन दे देंगे। लेफ्ट टर्म वाले टर्म को लेफ्ट के साथ इक्वेशन में हमने सब्ट्रैक्ट किया, और राइट टर्म वाले टर्म को राइट टर्म वाले को इक्वेशन के राइट टर्म वाले को राइट के साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। 38 - 73। चलिए देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। तो a और प्लस में 10d = a और प्लस माइनस, हाँ पहले ही आपको बता दें कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स का। जैसे कि यहाँ पे माइनस दिया गया है तो आप देख रहे हैं जब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और = 38 में से जब आप घटाते हैं तो घटा के देख लिया जाए, 73 माइनस में 38 और ये आ जाता है आपको 5, ये आ जाता है 35, यानी कि माइनस में आपका आता है 35। अब आप देख रहे होंगे कि प्लस a से माइनस a कैंसिल हो जाता है, जबकि 10 में से 15 घटाते हैं तो माइनस में 5d आता है, = आ जाता है माइनस में 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d का वैल्यू आ गया 35/5, यानी कि कितना आ गया 7, यानी कि d बराबर आप देख रहे होंगे कि d का वैल्यू आ गया आपको 7। और जब d का वैल्यू आपको निकल गया है तो आप इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे, जब इक्वेशन 1 में आप पुट करते हैं d का वैल्यू तो आपका a का वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगा। चलिए हम थोड़ा इसको, जगह कम होने के कारण हमें इसको थोड़ा इरेज करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमें लिखना होगा, d का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में चाहे तो इक्वेशन सेकंड में किसी में भी d का वैल्यू पुट कर देंगे तो a का वैल्यू आपको आसानी से आ जाएगा। तो लिखना होगा यहाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब हुआ समीकरण, इसका मैं हिंदी अर्थ भी लिख देता हूँ। समीकरण 1 में a का मान
रखने पर। चलिए रख के देखते हैं। समीकरण इक्वेशन एक क्या है, a + 10d = 38, सॉरी d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो a 10 × d का वैल्यू आपने देखा ही होगा, यहाँ पे 5 है, 7 आया है, तो हम यहाँ 7 रखते हैं = 38। a + 10 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 70 = 38। a बराबर आता है 38, प्लस में है तो माइनस में जाएगा, यानी कि a का वैल्यू आ गया, जब घटाते हैं तो 70 में से 38 घटाते हैं तो = माइनस में 32, यानी a का वैल्यू आ गया आपको माइनस में 32। और आपको फाइंड आउट करना था किसका वैल्यू, 31 का। तो जैसा कि मैंने ही पहले ही बताया था कि a और 31 में से 1 घटाते हैं, तो 31 में से 1 घटाते हैं तो 30d, यानी कि a का वैल्यू आपको आ गया है कितना, माइनस में 32 और प्लस 30 गुना d का वैल्यू आपको कितना आया है, 70। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। -32 और 3 7 जा 21, यानी कि 210, और 200 ये माइनस में है और इसका वैल्यू प्लस में। अगर सेम तरह का साइन जब कभी भी रहे, चाहे वो माइनस में रहे तो भी हम ऐड करते हैं, चाहे वो प्लस में रहे तो भी ऐड करते हैं। क्या बोला मैंने, जब सेम तरह का साइन चाहे वो माइनस में हो तो भी ऐड करते हैं और चाहे वो प्लस में हो तो भी ऐड करते हैं। बस अंतर यही है कि जब दोनों माइनस में होंगे तो माइनस का साइन दिया जाएगा और जब प्लस में होंगे तो प्लस का। मगर यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 210 में से जब 32 को लेस किया जाएगा तो 8 और ये 7, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 178। यानी कि जब हम इस तरह से बढ़ते हैं तो हमारा 31st टर्म कितना आएगा, 178। आपको क्या बताया मैंने, इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिए गए थे, 11 टर्म दिया गया था और 16 टर्म दिया गया था। 11 टर्म का वैल्यू आपको दिया गया था 38 और 16 टर्म का वैल्यू दिया गया था 73। आपको क्या करना था कि 2 इक्वेशन लेना था, उन दोनों इक्वेशन को माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको d का वैल्यू आता, और जो d का वैल्यू आया था उसी को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पे हमारा a का वैल्यू आता था। और जैसा कि मैंने बताया था इक्वेशन कैसे निकालना है, अगर 11 है तो 1 घटा के 10, अगर 16 है तो 1 घटा के 15। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 31st का जब वैल्यू रखते हैं तो आ जाता है 178। देखिए प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, सभी क्वेश्चन जो ये एनसीईआरटी बुक्स और प्रीवियस ईयर या कोई भी व्यक्ति जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता है उसके कंपटीशन में एपी का अगर क्वेश्चन आता है तो अगर इस वीडियो के या इससे प्रीवियस वीडियो के माध्यम से वो पढ़ाई करे तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या तो फिर इसके बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो, छूटने का बात नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो पिछले वीडियो में मैं बताया था वो भी आपको समझ में आएगा, और इस वीडियो में भी मैंने जो भी प्रश्नों को सॉल्व करवाया हूं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और देखा जाए तो अगर किसी तरह का आपको समस्या आता है इन सभी प्रश्नों को हल करते हुए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखने पर मैं इन सभी समस्याओं का अपना 100% देके आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करें। और चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़े ताकि उनको तैयारी करने में किसी तरह की समस्या नहीं हो। देखें होता क्या है कि YouTube पढ़ने का बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन कई जगहों पे YouTube में अगर आपका सही चैनल का सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको बहुत समस्याएं हो सकती है। जैसे कि जिस चीज़ को आप ऑफलाइन अगर 20 मिनट में पढ़ सकते हैं या मान लीजिए 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, YouTube में उस प्रश्न को आपको उस चैप्टर को पढ़ने में 2 घंटे का भी समय लग सकता है। मगर आपको वैसे अगर चैनल पे पढ़ते हैं जहाँ पे सटीक तरीक़ा से सटीक ढंग से अगर आपको तैयारी करवाया जाता है तो उम्मीद कर आपको समय की भी बचत होगी और अधिक से अधिक आप नॉलेज गेन करेंगे। पहले भी मैंने कहा बहुत पढ़ना जरूरी नहीं है, सही ढंग से सही चीज़ को पढ़ना जरूरी है। अगर आप सही ढंग से सही चीज़ को पढ़ते हैं, सही डायरेक्शन में आपका तैयारी होती है तो आप कम समय में भी अधिक से अधिक चीज़ गेन कर सकते हैं। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, 10 साल का एक्सपीरियंस है कि बहुत बच्चे बहुत समय अपना पढ़ने में देते हैं, लेकिन फिर भी जब फाइनल एग्ज़ाम आता है, फाइनल एग्ज़ाम में
उनका डिप्रेस हो जाते हैं और लास्ट में पाते हैं कि अब क्या होगा, मेरा तैयारी तो ठीक ढंग से नहीं हो पाया है, और एग्ज़ाम जब देते हैं तो उनका रिजल्ट सही ढंग से नहीं आ पाता। इसके पीछे क्या है, मेहनत उन्होंने अपना 100% किया है, लेकिन 100% सही जगह पे नहीं किया। मैं यही चाहूँगा कि आप अपना मेहनत जो है सही समय पे सही ढंग से और 100% सही तरीके से सही डायरेक्शन में करें, तब आपको अधिक से अधिक मार्क्स गेन हो सकती है। ये आपका पहला स्टेप है। बोर्ड का एग्ज़ाम हो, इंटर का एग्ज़ाम, ये आपको जिस तरह से हम कैसे कहते हैं कि ट्रेन में अगर चढ़ना है तो टिकट का होना अनिवार्य है, उसी तरह से आपको ये जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं ये आपको टिकट का काम करता है आपको जीवन को बनाने के लिए। अगर आप विदाउट टिकट या टिकट में किसी तरह का फॉल्ट होता है तो आपका ट्रेन में फाइन करना पड़ता है। यहाँ ठीक आप समझिए उसी तरह का कि अगर आप ठीक ढंग से तैयारी नहीं करते हैं या अगर ठीक से मार्क्स आपका ऑब्टेंड नहीं होता है एग्ज़ाम में, तो आपका फ्यूचर में किसी भी सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो परसेंटेज की कमी होने के कारण आपको फ्यूचर में बहुत तरह की समस्याओं का सामना कर पड़ सकता है। साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा अगले क्लास के लिए, अगली चीज़ के लिए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सही हाथों में सही डायरेक्शन से सही चैनल का इस्तेमाल करके पढ़ाई करें, तो आपको किसी तरह का समस्या नहीं होगी। और मैं हर तरह का, मेरा अथक प्रयास रहेगा कि आपको वीडियो के माध्यम से हर तरह की चीज़ों को, हर चैप्टर को ऑफलाइन और ऑनलाइन में किसी तरह का अंतर नहीं हो और हर तरह से आपको समझाया जाए और अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ें, और ताकि हम अधिक से अधिक लोगों से जुड़ के उनकी समस्याओं को हल कर सकें। और थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि मेरे वीडियो को आने में 2 या 3 दिन या कुछ अधिक समय लगा, तबीयत खराब होने के कारण से इस तरह की समस्या हुई। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो भी पढ़ाया गया होगा तो वो पूरी तरह से समझ में आया होगा, और आगे भी मेरा अथक प्रयास रहेगा कि आप लोग को अधिक से अधिक चीज़ समझाया जाए। जय हिंद, जय भारत।